हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। चार्ज दैट इज क्यू। और चार्ज एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और ये कैसी प्रॉपर्टी है तो क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी। क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी होता क्या है जिसको कि हम लोग होल नंबर में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग होल नंबर में लिख सकते हैं। जैसे चार्ज की मैं यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और इस कूलम को जैसे क्या है कि 1 कूलम लिख सकते, 2 कूलम लिख सकते, 3 कूलम लिख सकते, ऐसे तरह की लिख सकता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 1.2 1.4 मतलब फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। कांट राइट इन फ्रैक्शन। आप इसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो चार्ज एक कैसी है, प्रॉपर्टी है, एक क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है जिसको कि हम लोग होल नंबर में लिख सकते हैं। सो चार्ज के फॉर्मूला क्या होते हैं? चार्ज दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है। चार्ज दैट इज क्यू एन ई मतलब एक कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास करेंगे। इफ इस वायर में यदि 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज यदि पास होता है तो पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक तरीका है। जैसे क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फाइंड द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज दैट मीन्स ये है कि यस यू कैन पुट द फॉर्मूला। ये 1 कूलम चार्ज है तो क्यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा जा सकता है क्यू बाई ई। और चार्ज की जगह पे 1 और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि इस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज जब यहाँ से पास होता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। चार्ज के बारे में एक और अच्छी बात है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको पता है कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होते हैं। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं और उसके पास कोई भी डायरेक्शंस नहीं होता है। कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब यदि एक कोई वायर है, इस वायर से इस तरह से निकाल दिया गया तो चार्ज कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है और फिर ये वापस मिल करके इसमें कंबाइन कर सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जा सकते हैं, कोई भी रैंडम डायरेक्शन इसका हो सकता है और इसकी मैग्नीट्यूड होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। चार्ज के बारे में एक और अच्छी बात है कि चार्ज का फॉर्मूला जो निकल के आता है, चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी। सो इसमें से यदि हम लोग करंट की बात करें तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कूलम हो जाएगा और टाइम का यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो करंट का यूनिट यदि ऐसा यूनिट देखा जाए तो वो होते हैं एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है कि एम्पियर ना देने के बजाय कोई और भी आपको ऑप्शन दिया जाए तो यस यू कैन राइट कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड। उसी तरीके से 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए यदि दिया जाता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज passing through passing through the conductor passing through the conductor in in 1 second। इन 1 सेकेंड मीन्स ये है कि यदि आपके पास कोई एक वायर है और ये 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये 1 सेकेंड का इंटरवल है और इसमें से सिर्फ 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है। क्या मैं बोला फिर से? 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड का इंटरवल है, इसमें से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है तो वो कितना आउटपुट देता है? 1 एम्पियर देता है। ओके, दिस इज 1 एम्पियर डेफिनेशन। तो अपने पास दो तरह के फॉर्मूला आ गए। दो तरह के फॉर्मूला आ गए। क्या क्या? एक निकल के आ गया Q इज इक्वल टू एन ई एंड Q इज इक्वल टू आई टी। इसी को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी।
ओके। सो यहाँ पे कुछ कुछ और भी आपको दिया जा सकता है। करंट के यूनिट को यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो, कहीं पर मिली एम्पियर लिखा हुआ हो, तो मिली एम्पियर आप उसको चेंज करेंगे साइ में, तो जब कभी मिली हो तो मल्टीप्लाई करना है आपको 10 टू द पावर -3 से। कहीं पर आपको माइक्रो एम्पियर लिखा हो तो 10 टू द पावर -6 से। ये माइक्रो मिली जो है ये कुछ भी हो सकता है, माइक्रो कुलम हो सकते हैं, मिली कुलम हो सकते हैं। ओके, तो आप इसको ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जब आपको दिया रहेगा तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत है। ओके, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि एमीटर के बारे में, कि एमीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो एमीटर जो होते हैं, एमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर, इसके जो रोल है, इसका जो यूज किया जाता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट, इसको अमाउंट ऑफ करंट इसको मेजर किया जाता है। दूसरी बात है, अपने पास दूसरा होता है वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने के लिए आता है वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए आता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का काम होता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या फिर उसके यूनिट को आप वोल्ट वोल्टेज कह सकते हैं। ओके, सो ये हम लोग का करंट का कुछ कहानी है। उसके बाद हम लोग इस दोनों की बात करेंगे। जो एमीटर होता है, एमीटर में ध्यान आपको रखना है कि एमीटर ये है, और ये एमीटर को पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव बैटरी के कनेक्शन से, यदि वोल्टेज की बात करें तो एक वर्ड आप जानते हैं बैटरी, एंड बैटरी दैट इज ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल। तो सेल क्या है, तो सेल में यदि आप एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं सेल, और बैटरी ग्रुप ऑफ सेल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से, दैट इज कॉल्ड बैटरी। ध्यान में रखिएगा, कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ दे कि पॉजिटिव, इस तरह से आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कर देता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ लास्ट में नहीं देखना है, आपको हर एक इंटरवल पर देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होना चाहिए। सो इन दोनों में से बैटरी का कौन सा सही कनेक्शन किया हुआ है, तो ये है, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। सो ये एमीटर का काम क्या है, अमाउंट करंट के मेजर करना, और वोल्ट मीटर का काम है क्या, वोल्टेज को मेजर करना। एमीटर को कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन में, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल कनेक्शन में। अभी दोनों कनेक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज होते क्या है। सो ये वोल्टेज, यदि आपसे बाबू कहता है कि वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज ये जो है, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q। ये क्या है, मतलब एक कुलम चार्ज, मतलब आपके पास यदि एक कुलम चार्ज है, और एक कुलम चार्ज को आप यहां से उठा करके इन्फिनाइट डायरेक्शन में लेके चलते हैं, जहां की V1 वोल्टेज है, और इसी एक कुलम चार्ज को उठा करके आप दूसरे पोटेंशियल के पास ले चलते हैं जिसकी V2 है, तो V1 से V2 तक आने में ये कुलम, एक कुलम चार्ज को जो वर्क डन लगा होगा, जो काम किया होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, मतलब दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V2 माइनस V1, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये है कि वोल्टेज जो है, ये वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और कुलम चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम। इसका मतलब ये है कि यदि आपको 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए दिया गया, तो वी कैन डिफाइन कि 1 वोल्ट is defined as 1 joule of work, 1 joule of work done by 1 coulomb of charge। यदि एक कुलम का चार्ज यदि यहां से लेकर के यहां तक आने में यदि 1 जूल वर्क कर रहा है, तो वो कितना अमाउंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया है, वो कितना है, 1 वोल्ट है। So 1 volt is defined as 1 joule of work is done in 1 coulomb by 1 coulomb charge. So इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसके बाद हम लोग के पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो नेक्स्ट जो है हम अपने पास वो ये है ओम्स लॉ। ओम्स क्या कहे थे, उनको ध्यान में सुनिए, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ।
होम्स लॉ में उन्होंने कहा था कि किसी भी वायर में, कोई भी वायर में जो अमाउंट ऑफ करंट चलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब ये है कि यदि इस कंडक्टर को आप छोटी सी बैटरी से लगा रखे हैं उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी, यदि बड़ी बैटरी से लगा रखे हैं उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, अलग होगी। सो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, मतलब करंट प्रोड्यूस होता है वोल्टेज से, ना कि करंट से वोल्टेज। रिपीट, कि वोल्टेज से करंट, पहले क्या आया, वोल्टेज या करंट, तो पहले वोल्टेज, उस वोल्टेज से करंट निकला है। सो इन्होंने कहा भी है किसी भी कंडक्टर से, ओके, अकॉर्डिंग टू हिम द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू हिम अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट passing through the conductor, passing through the conductor is directly proportional to, directly proportional to the applied potential difference। मतलब भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है। नाउ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग इस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई आई, नॉट आर, 1/r करेंगे। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में करंट चलने के लिए रेसिस्टेंस का कम होना जरूरी है, इसलिए। और ये ओम्स लॉ किसको डिफाइन कर रहे थे, करंट को डिफाइन कर रहे थे, इसलिए रेसिस्टेंस का होना जरूरी है, रेसिस्टेंस का कम होना जरूरी है। सो वी इज इक्वल टू, यदि आप इसको ऐसा लिखते हैं या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इसी मैंने ऐसे लिखा, v इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए 1/r, 1/r एंड इनटू v। सो i इज इक्वल टू v अपॉन r, i इज इक्वल टू v अपॉन r। सो इस करंट का एक और यूनिट लिखा जा सकता है क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेसिस्टेंस की बात हम लोग करने वाले हैं। तो अपने पास करंट का जो डिफाइन निकल के आया है, ये करंट का जो यूनिट निकल के आया है, इसके यूनिट तीन तीन निकल के आ गए। क्या क्या, एक तो पहला आप एम्पियर लिख सकते हैं, दूसरा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के लिए आप यहाँ पे कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं, और यहाँ पे वोल्ट, दूसरा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर जो निकल के आया, उसके लिए वोल्ट पर ओम भी लिख सकते हैं। तो तीन तीन यूनिट है, इन तीनों यूनिट में आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये हमारा क्या था, ओम्स लॉ था। इसी ओम्स लॉ में यदि हम लोग ग्राफ की बात करें, यदि इसमें हम लोग ग्राफ की बात करें कि ग्राफ क्या है और कैसे आएगा, मतलब ये है कि आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया जाता है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये हम लोगों का करंट है। और यहाँ पर से एक लूप, एक लाइन इस तरह से खींच दे तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्लोप। अब ये स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होते हैं tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। और आप पढ़े होंगे मैथ में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम लोग का बेस लाइन है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड थीटा। यदि ये थीटा बनाता है तो इसके सामने वाला आप यहाँ क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज दिस, इस थीटा के सामने इस वाले को बोला गया परपेंडिकुलर, और ये ऑलरेडी बेस लाइन है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में अपने पास है क्या, v, और ये अपना क्या है यहाँ पे i, तो v बाय आई, और v बाय आई हम लोग का क्या होता है, रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये स्लोप हम लोग को क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। ठीक है, क्या देगा, हम लोग को रेसिस्टेंस देगा। सो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से दो लूप लाइन दे दिया, दो स्लोप दे दिया, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज करंट, और ये बोल दिया गया कि ये क्या है, तो आप बताना ये R1 है और R2 है। पूछा गया आप मुझे ये बताइए कि R1 इज इक्वल टू, R1 ग्रेटर देन R2, या सेकेंड बोला गया R1 इज लेस देन R2, या थर्ड बोला गया कि R1 इज इक्वल टू R3, और पहला चौथा ऑप्शन है कांट से। सो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो थीटा है, ये जो यहाँ से थीटा बन रहा है, दिस इज θ1 और दिस इज θ2। सो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, मतलब थीटा में जो भी चेंजेस आएगा वो tan थीटा में चेंजेस आएगा, और tan थीटा हम लोगों का क्या है, स्लोप है, और स्लोप यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे θ1 इज लेस देन θ2, θ1 is less than θ2, so tan θ1 is less than tan θ2।
ओके, और tan थीटा हम लोगों को क्या दे रहा है, R1 दे रहा है। सो R1 इज लेस देन R2, तो R1 इज लेस देन R2। सो आप देख लेना, थीटा जिसकी जितनी बड़ी होगी उसकी स्लोप उतनी बड़ी होगी, स्लोप उतनी बड़ी होगी तो उसकी रेसिस्टेंस उतनी बड़ी होगी, बशर्ते कि हम लोगों का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और I का कनेक्शन किया हुआ हो। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास है वो ये है, अपने पास जो है रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस को समझते हैं। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और इसका लिखने का तरीका है OHM, ओम। ओके, सो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को चलने में जो अपोज करता है वो इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग ओम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को जितने टाइम तक, जितने लंबे टाइम तक इस कंडक्टर में रहना पड़ेगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस उसको उतने टाइम तक अपोज करेगा, चलने से रोकेगा। मतलब एक तरह का ये रास्ता है जिसमें कि हम लोग चलते हैं, और रास्ता पे डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड कैसी है। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ओके, अच्छा, इसकी ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर को जितनी आप बड़ी करेंगे इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से चलेगा। सो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इस डायरेक्टली, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और ये सेकंड इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। और ये रेसिस्टिव भी एक कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टी ही है, क्या है, एक प्रॉपर्टी ही है। सो इस रेसिस्टेंस को हमने यहाँ पे लिख दिया। सो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकल के आ गया, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। अब बोला गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 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 इस रेसिस्टेंस, इस वायर की रेसिस्टेंस को चेंज करेगा। तो सबसे पहला है लेंथ, सबसे पहला है लेंथ। यदि आप R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मैंने यहाँ भी लिखा है, यदि लेंथ इंक्रीज करेगा, लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, तो रेसिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर ये है एरिया, दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया। यदि एरिया को बढ़ा दिया गया, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये। और थर्ड जो है मटेरियल, मटेरियल की बात कर रहे हैं कि मतलब कॉपर, सिल्वर, है ना, सबकी गोल्ड, जो भी है सबके अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है। उसके बाद है फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर में बोला गया कैसे है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन में कॉलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कॉलिजन जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्राउड हो जाएंगे, रश हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन को चलना मुश्किल होगा, और यही तो रेसिस्टेंस का काम है कि इलेक्ट्रॉन को अपोज करना। सो ये रेसिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि ये रेसिस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स फॉर अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ या द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब आप इस तरह के 4 फैक्टर को चेंज करते हैं, सो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन जो रहता है हम लोगों के पास, क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा उसको आप समझो कि यदि अपने पास लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया, जब आपको क्वेश्चन में ये आपको बोला जाएगा लेंथ इज इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, तो उसमें एरिया में किसी भी तरह की बात नहीं हुई क्वेश्चन में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यदि आप खुद सोचिए कि यदि आपके पास एक तरह का कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ पहले कितनी है, L है, और इसको आप इंक्रीज करके आपने क्या किया, इसको इंक्रीज किया। जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो डायमीटर होगी, इसकी डायमीटर क्या होगी, घटेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि लेंथ को 2L कर दिया गया, तो एरिया को आप देखना कि 2 टाइम्स फिर घटा भी देना, 2 टाइम्स जो है यहाँ पे आप घटा भी देना, ठीक है। उसमें आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, उसमें आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में ये नहीं, सिर्फ इतना बोलेगा कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बाय द 2 टाइम्स देन व्हाट विल बी चेंजेस इन द न्यू रेजिस्टेंस। तो आप लेंथ को तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, साथ साथ उसके एरिया को उसमें घटाएंगे भी, 2 टाइम्स आप घटा के भी देना। मतलब यदि L1, यदि L हो गया, L2 कितना हो गया, 2L, तो एरिया A था, तो एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A बाय 1/2A, घट जाएगा, वो घट जाएगा, ठीक है। सो आप इस पे मैं न्यूमेरिकल्स का एक पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि क्या क्या होता है। ओके, दूसरा है यदि यहाँ पे किसी भी वायर आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, यदि इस तरह से कोई वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, और इसको कंडेंस कर दिया गया, जब इसको कंडेंस कर दिया गया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, L/2 हो गई, और तो इसके एरिया में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो क्वेश्चन में ये आपको नहीं बोला जाएगा कि सिर्फ आपको बोला जाएगा कंडेंस हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, तो समझ जाइएगा कि लेंथ को तो आपको घटाना ही है, साथ साथ एरिया को 2 टाइम्स बढ़ा भी देना है। तो जो न्यू रेसिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें इस फैक्टर को ध्यान में रखिएगा। ओके, सो ये बातें हैं रेसिस्टेंस की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। क्या है रेसिस्टिविटी? देखिए रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी को, रेसिस्टिविटी जो होती है, रेसिस्टिविटी को हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, इसको बोला जाता है रो। और अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा आर रो एल बाय ए। सो इसके अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू आर इंटू ए, आर इंटू बाय ए। तो इसका यूनिट आपसे पूछ दिया जाए, इसके यूनिट को क्या लिखेंगे? तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या? मीटर मीटर कैंसिल, सो दैट इज कॉल्ड ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। ये जो रेसिस्टिविटी है, ये रेसिस्टिविटी क्या इसके कोई फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है? तो आंसर है यस, वो ये है रेसिस्टिविटी। देखिए रेसिस्टिविटी है, यदि मैं रेसिस्टिव की बात करूं तो रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा था, तो टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। बाकी कोई भी फैक्टर जैसे मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि यदि कोई भी वायर है जिसकी लेंथ एल है, इसको इंक्रीज कर दिया गया 2 टाइम्स, ओके, तो बोला गया रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फर्क आएगा? तो आपको बताना है कि रेसिस्टेंस में तो चेंजेस आएंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड करता था एल लेंथ पे और एरिया पे, जबकि रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आंसर होगा रेसिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेसिस्टिविटी होती है। कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, है ना, मेटल्स की अलग होगी, इन सेमीकंडक्टर की अलग होगी, इंसुलेटर की अलग होगी। तो उसकी बात करेंगे तो ध्यान रखिए है, यदि लेंथ के डायमेंशन में, यदि किसी कंडक्टर के डायमेंशन में किसी भी तरह का यदि आप चेंज करते हैं तो उसमें उसमें उसके रेसिस्टेंस में चेंजेस निकल के आएगा, बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंड्स कि आपने कर क्या रहा है। और रेसिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बशर्ते यदि उसके टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा है। तो यदि टेम्परेचर आप चेंज करेंगे, कैसा चेंज करेंगे? यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करता जाएगा। ओके, सो ये है कि रेसिस्टिविटी की बात करूं तो मैं अपने पास 3 चीजें हैं। क्या क्या है? एक मेटल है, यदि बात करेंगे प्योर मेटल की, यदि बात करें प्योर मेटल की, तो प्योर मेटल की जो रेसिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। वो रेसिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि प्योर मेटल में जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो रेसिस्टेंस होगा ही नहीं। मतलब रेसिस्टेंस थोड़े बहुत होंगे लेकिन उतने नहीं होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को अपोज करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं होगा, तो इसकी लो होगी। इसी प्योर मेटल की बात करें, जैसे एलॉय की बात करें, तो एलॉय आपको पता है कि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं मेटल्स, मेटल्स के, मेटल्स नॉन मेटल्स के। तो इसकी जो रेसिस्टिविटी होगी थोड़ी हाई होगी, इसकी जो रेसिस्टिविटी होगी क्या होगी? हाई होगी। इसके बाद प्योर मेटल हो गया, एलॉय हो गया, फिर इसके बाद किसी इंसुलेटर को आप ले लीजिए, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जब चलेगा ही नहीं तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और ये जो इसकी रेसिस्टिविटी होती है वेरी हायर, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि प्योर मेटल की रेसिस्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। और उसके बाद एलॉय की, उसके बाद किसकी? इंसुलेटर की। यदि इसकी प्योर मेटल में रेसिस्टिविटी रो 1 कर दिया जाए, इसमें रो 2 कर दिया जाए, और इसमें रो 3 कर दिया जाए, तो रो 3 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1, ऐसा होता है। ये क्या है? रेसिस्टिविटी पे है, क्या है? रेसिस्टिविटी पर है। इसके बाद एक नए टर्म्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। ध्यान में आपको रखना है, हम लोग इसको रिवीजन पे ले रहे हैं, ये मैं आपको अलग से टॉपिक बाय टॉपिक नहीं बता रहा हूं। तो रिवीजन इसका मतलब ऑलरेडी आपने पढ़ा है इस चैप्टर को, उसके बाद आप इसको देख रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट और वही उसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको बस रिकॉल करा दे उस टॉपिक को। ओके, आइए रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट को बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस कहने का मतलब ये है, एक होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस जो रेसिस्टेंस होती है, ओके, लेकिन यहाँ वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस चेंज होता जाएगा, रेसिस्टेंस चेंज होता जाएगा। कैसे चेंज होगा, कैसे करेंगे? तो उसके डायमेंशन को देखिए, थोड़ा बहुत देखते हैं। जैसे मान लिया जाए अपने पास एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर से इधर से एक ऐसा 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 करके ऐसा कर दिया गया, यहाँ से
इसके बीच में एक काम करते हैं, एक कोई कंडक्टर ले लेते हैं, बल्ब ले लेते हैं और ये प्लस माइनस बैटरी है ये, ओके, और ये स्विच ऑन कर दिया और ये जा करके ऐसा कर दिया। अब ये क्या है? ये हम लोग का रेसिस्टेंस है और ये हम लोग का क्या वेरिएबल रेसिस्टेंस है। कैसे? आप समझिए, समझना है। इसको इसको आप फिक्स कर दो कि ये 5 ओम है। ये 5 ओम में कोई चेंज नहीं हो सकता है। मतलब ये क्या है? फिक्स्ड है। इसको कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। बट ये रेसिस्टेंस इसी को हम लोग ने यहाँ पे कर दिया, लेकिन इसके लेंथ को, मतलब ये यहाँ पर से लगाया तो यहाँ तक की लेंथ होगी, इतनी ही मेजरमेंट होगी। जैसे ही आप इसको उठा करके यहाँ करेंगे तो इसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? L 2L हो जाएगी, हो सकती है 3L हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो लेंथ बढ़ता जाएगा एंड वी नो दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यदि लेंथ बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो डिपेंड्स करता है कि लोड आपको कितना बढ़ाना घटाना है। यदि करंट बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसको आप क्या करिए, लेंथ बढ़ा दीजिए ताकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट थोड़े कम हो जाएंगे और आपके घर में जो भी अप्लायंसेस है वो बच जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, उड़ने से, मतलब फट नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग इधर उधर से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। अब इस रियोस्टेट की बात हो रही है तो इसमें मैंने पहले वाले, अभी इसके पहले कुछ बताया था आपको, एमीटर और दूसरा बताया था वोल्ट मीटर। ओके, तो यदि आपको एमीटर इसमें कनेक्टेड करना हो, यदि एमीटर आपको इसमें कनेक्ट करना हो तो ध्यान रखना है कि आपको एमीटर को सीरीज में किया जाता है। अभी मैं सीरीज पैरेलल बताया नहीं हूं, अभी मैं सीरीज बताऊंगा पैरेलल। तो ये एमीटर को आपने यहाँ पे किया, ध्यान रखना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसके पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े होने चाहिए और इसके नेगेटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव जुड़ा होना चाहिए। दूसरा अपना यहाँ पे क्या है? वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा आपसे क्वेश्चन कह देगा कि यदि वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव को लगा करके इसके पोटेंशियल डिफरेंस इतनी हुई, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, जो भी हुई, इसको उल्टा करके क्या वो मेजर कर पाएगा? आंसर है यस। आंसर है यस। यदि आप इसको पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है? इसलिए क्योंकि ये वोल्ट मीटर सिर्फ दो पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करता है, कोई चेंजेस नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और वैसे भी हम लोग को पता है कि कोई कंडक्टर है और यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा हो रहा है तो करंट का फ्लो एक दूसरे के अपोजिट चलता है। बट वहीं पर यदि प्रोटॉन का फ्लो ऐसा है तो करंट का फ्लो उसके टुवर्ड्स जाएगा। मतलब द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात करेंगे। ओके, सो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो वोल्ट मीटर है और ये एमीटर है। ओके, नाउ इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अभी रेसिस्टेंस किस तरह के, जैसे आपके घर में क्या है, बहुत सारे अप्लायंसेस यूज होते हैं, मोबाइल फोन है, फ्रिज है, हाँ लैपटॉप है, ट्यूबलाइट है, फैन है, इतने सारे चीजें हैं। तो सबकी अपनी अपनी लोडेड होते हैं, सबके पास अपने अपने छोटे छोटे रेसिस्टेंस होती है। ओके, और इस रेसिस्टेंस में, है ना, इस रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? तो हेडिंग डालेंगे व्हाट इज, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में दो चीज पढ़ना होता है। फर्स्ट है अपने पास सीरीज कनेक्शन और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, आप कैसे पता कर पाएंगे। यदि एक ही रास्ता हो, कोई एक ही रास्ता हो, जैसे ये रेसिस्टेंस है, 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 इस तरह से रेसिस्टेंस है और यहाँ से आप करंट चलना स्टार्ट किए, आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता यदि मिल रहा है तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। और यदि कोई रेसिस्टेंस, यदि आप करंट चलना स्टार्ट हुआ है और उसके जाने के बाद उसको डिफरेंट तरह के बहुत सारे उसको करंट के डायरेक्शंस दिख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल। बस सिंपल सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। ओके, क्या बोला मैं? यदि करंट को चलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता उसको मिल रहा है, डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं, ऐसे ऐसे जा सकता है, घूम सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता वो जा रहा है, वेरिएबल डायरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल में क्या होंगे? यदि करंट चल रहा है तो उसको इधर से भी जाने का लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से लग रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस मिल रहे हैं। इसका मतलब जिस जिस कंडक्टर में वो जा रहा है ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ आ रहा है? तो सीरीज में जो होते हैं वो क्या होते हैं? करंट कांस्टेंट होते हैं। करंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं। वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं। तो यदि करंट कांस्टेंट है तो इसमें वोल्टेज क्या होगा? इसमें वोल्टेज वेरी करेगा। और इसमें वोल्टेज यदि कांस्टेंट है तो इसमें करंट क्या करेगा? इसमें करंट वेरी करेगा। इसमें करंट क्या करेगा? वेरी करेगा। इसका मतलब ये है यदि इसमें I1 करंट गया है तो इसमें भी I1 करंट जाएगा, इसमें भी I1 करंट जाएगा, इसमें भी I1 करंट जाएगा, सब में I1 जाएगा।
जबकि इसमें यदि इसमें वोल्टेज V1 इसमें भी वोल्टेज है तो इसमें V1 इसमें V2 इसमें V3 इसमें V4 V5 V5 6 इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर इससे कनेक्टेड हमने एक बैटरी को कर दिया और ये वोल्टेज V है तो इसमें भी सब में भी जाएगा क्योंकि सारे क्या है पैरेलल में है। लेकिन इसमें से अमाउंट ऑफ करंट यदि I निकला है तो इसमें I1 गया है तो 100% इसमें I2 जाएगा और इसमें I3 जाएगा और तीनों के तीनों क्या होंगे सेम, मतलब I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3। बट यहाँ पर क्या है कि I1 जो है जब जाएगा तो I1 सब जाएगा। इसमें क्या होगा V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3 इज नॉट इक्वल टू V4, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये है सीरीज कनेक्शन और ये है पैरेलल कनेक्शन। क्या है? सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। थोड़े से इसके डेरिवेशन को हम लोग देख लेते हैं। क्या है डेरिवेशन? बहुत आसान है, देख लेते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये यहाँ पे क्या है सीरीज कनेक्शन है और यहाँ पे क्या है ये पैरेलल कनेक्शन है। तो अपने पास 3 रेजिस्टेंस यहाँ से हो गया और एक पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है और ये भी वोल्टेज है, इसमें से करंट I चल रहा है। तो हमें ये पता है यदि यहाँ से करंट I निकल रहा है तो ये सारे के सारे सेम रास्ते में है, इसलिए सीरीज हो गया। तो इसमें भी I करंट जाएगा, इसमें भी I जाएगा और इसमें भी I जाएगा। बट इसमें जो वोल्टेज जाने वाले हैं वो वोल्टेज कैसा जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो वोल्टेज वेरी करेगा। ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल के यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो आएगा V। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सही बात है। सो यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ ये कहते हैं। तो V इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल करंट कितना निकल रहा है I और इस दोनों की रेजिस्टेंस यहाँ कितनी है मान लीजिए R। सो V1 के लिए क्या लिखेंगे I R1 प्लस V2 के लिए I हमारा कांस्टेंट है लेकिन R2 हमारा वेरी है, प्लस V3 के लिए I कांस्टेंट है लेकिन R3 कांस्टेंट है। यहाँ पर से IR और यहाँ पर से I को कॉमन ले लीजिए। दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। सो I कैंसिल हो गया। तो रेजिस्टेंस यदि आपको सीरीज में निकालना हो, सो जितने भी रेजिस्टेंस हैं सीरीज में सारे का एडिशन कर दीजिए, सारे का सम कर दीजिए, वो हम लोग का टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ओके उसी तरीके से मान लिया जाए कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हमने R1 R2 और R3 ही लिया और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है और इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से भी कर दिया। तो हमें तो पता है कि इसमें करंट कितना जाएगा I1, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा I2, इसमें करंट कितना जाएगा I3। बट सब में वोल्टेज भी सब में भी क्या होगा सेम होगा। सो इसमें जो टोटल यहाँ से करंट निकला है वो डिपेंड करता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। यदि यहाँ से I गया है और I1 I2 I3 गया है, लेकिन सब मिल करके, क्योंकि करंट के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि स्केलर क्वांटिटी है, इधर से जोड़ेंगे वापस उतना ही निकलेगा जितना इधर से गया है। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके I का फॉर्मूला अपने पास क्या है V अपॉन R। सो I1 के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सब में V भी है। सो लिखेंगे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ पर से V अपॉन R रहने दीजिए, यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं V और यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो यहाँ पर से भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ रेजिस्टेंस निकालना हो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3, R2 प्लस R3 ये हो गया। तो ये हो गया हम लोग का डेरिवेशन, ये हम लोग का क्या हो गया डेरिवेशन। ओके अब देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है सुनिए। वो ये हो सकता है कि यदि आपके पास यदि पैरेलल में खास करके यदि आपके पास रेजिस्टेंस 4-5 दे देता है तो अपना टाइम जाया मत करना। यदि ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, 4 ओम है और यदि यहाँ से आपको बोल दिया जाए कि ये कनेक्शन ए है और ये कनेक्शन बी है, ये ए कनेक्शन है, ये बी कनेक्शन है, आप आर ए बी निकालो, इन दोनों के बीच में क्या होगा। तो ध्यान रखना यदि रेजिस्टेंस सारे सेम होते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा आर बाई एन। मतलब ये रेजिस्टेंस कितना है 4 और टोटल नंबर काउंट करिए 1 2 3, तो आर बाई कितना हो जाएगा 3। मतलब टाइम है विद इन अ सेकंड आप टाइम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। जैसे अपने पास ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा ऐसा दे दिया और ऐसा दे दिया, ये ऐसा दे दिया, इस तरह से सब रेजिस्टेंस देखिए। ये क्या है 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है।
ठीक है, ये 5 है और यहाँ पर ए और बी कर दिया, आपको आर ए बी निकालने के लिए बोला जाएगा, तो क्या करना है आर बाय एन। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब सारे के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 तब जा करके। यहाँ टोटल कितना है 5 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कैंसिल करिए कितना आएगा 1 ओम आएगा। देख लो आप चेक करो। और यदि आपके पास दो रेसिस्टेंस होता है तो सिंपली 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आप करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं यदि ये R1 है और ये R2 है, so R equivalent not 1 by R equivalent, R equivalent is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2। आप ये भी कर सकते हैं R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, जनरली 1 अपॉन R इक्विवेलेंट करने में हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। और कभी ऐसा मत कर देना आपके तीन रेजिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है अलग अलग है तो R1 into R2 into R, ये ऐसा मत करना आप, ऐसा R1 into R2 into R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं, ऐसा नहीं करना, सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए ही करना आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपनी ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के बाद अपने पास आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग क्या है H है, H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I स्क्वायर। मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन चलने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन चलने की वजह से इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है, फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। तो जितना ज्यादा करंट जाएगा उसका मल्टीपल टाइम्स, उसका 2 टाइम्स जो है उसका स्क्वायर टाइम्स जो है हीट जनरेट होगा। मतलब करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। हीट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी होता है। जितने कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा भाई साहब। आर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अपोजिशन जितना ज्यादा हो जाएगा हीट भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। और इस करंट को जितने टाइम तक आप चलाते चलेंगे, जितने टाइम तक आप चलाते चलेंगे उतना टाइम तक हीट होता जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड। सो आई एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, हीट के कुछ एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन यूज होता है। तो दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं क्या क्या जो आपके घर में कॉमन सबके घर में होता है, दैट इज कॉल्ड बल्ब। सही बात है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। बल्ब के अंदर क्या होते हैं, ये फिलामेंट होते हैं। और याद रखिएगा ये फिलामेंट किस तरह का बना होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो इस टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी और जितना ज्यादा कंडक्टर से करंट पास होगा उतनी ज्यादा कोलिजन होगी, और जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उसी कोलिजन की वजह से हीट जनरेट होगा और लाइट जनरेट होगा। इसीलिए तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। यदि मेल्टिंग पॉइंट कम होगी तो कंडक्टर जैसे ही करंट ज्यादा जाएगा तो फ्यूज कर जाएगा। इसलिए वो ज्यादा टॉलरेट कर सकता है, ज्यादा वो टॉलरेट कर सकता है, उस सारे इलेक्ट्रॉन को अपोज कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है अपने घर में फ्यूज लगा होता है, बहुत अच्छी बात है। ये फ्यूज का काम क्या है, ओवरलोडिंग जब भी हो गया, हाई करंट जब भी जाता है तो इस फ्यूज, ये जो फ्यूज होते हैं ये फ्यूज के अंदर जो वायर यूज होता है वो बना होता है एलवाई का, एलवाई इज द होमोजेनस मिक्सचर। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, ताकि जैसे ही हैवी करंट वहां से पास हुआ, भाई साहब जैसे हैवी करंट यहाँ से पास होगा और जितने टाइम के लिए पास होगा हीट उतना ज्यादा जनरेट करेगा। हीट जितना ज्यादा जनरेट करेगा मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, तुरंत वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन हो जाएगा आपके घर में फ्रिज अप्लायंसेस जो भी हैं वो बच जाएंगे। तो फ्यूज के जो अंदर वायर होता है वो एलॉय को बना होता है, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तीसरा है ठंड का मौसम आ गया, हीटर के बारे में बात करें। हीटर है, हीटर के अंदर जो यूज किया जाता है वो जो आप देखते होंगे वो गोल गोल इस तरह से किया हुआ रहता है, रॉड के ऊपर बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइक्रोम, उसको हम लोग बोलते हैं नाइक्रोम। और वो नाइक्रोम भी एक्चुअली क्या होता है, वो एलॉय होता है। बट इसकी इस एलॉय की जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है। और हमें पता है जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा चलने से। कोलिजन उतना ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, और जितना ज्यादा हीट जनरेट होगा तभी तो सेकेंगे, तभी तो ठंडा में अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो समझ रहे, तो ये हीटर है, ये फ्यूज है, ये क्या है, बल्ब है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है, पावर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग पास क्या है, पावर। पावर अच्छी बात है, पावर कहने का मतलब है टू टू कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन।
आप कितना काम कर सकते हैं, आपके पास कितनी स्टेमिना है, कितनी ज्यादा पावर है कि आप एक टाइम में मतलब कितने टाइम तक आप दौड़ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ, है ना, आपके पास कितनी पावर है। ओके, सो पावर दैट इज कॉल्ड पी, एंड पी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये होता है। सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इसके डेरिवेशन देखते हैं, इसके डेरिवेशन देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। ओके, चलो देखो, अब इसके बाद बताओ, इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे क्या, V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ये बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, एक चीज और है, यदि पावर का फॉर्मूला ये है तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एक बात और समझ लो, पहले यदि आपको मैं बोलूंगा कि पावर का यूनिट क्या होता है तो आपको बताना है वाट, क्या बताना है वाट, और वाट को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन कहता है कि 1 वाट को भाई साहब डिफाइन करिए, क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि 1 वाट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क, how much, 1 joule of work done in 1 second, in 1 second, मतलब 1 जूल वर्क को करने में यदि आप 1 सेकेंड लेते हैं, इसका मतलब आप कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, आप 1 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, आप 1 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर है W है, W इज इक्वल टू, अच्छा इसको क्या लिखा जाता है, W इज इक्वल टू वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू, तो पावर की जगह पे पावर रहने दीजिए, W की जगह पे क्या लिख दे, वी क्यू, और नीचे क्या है, W की जगह पे क्या लिख दिया भाई साहब, वी क्यू, और Q टाइम की जगह पर यहाँ पे क्या कर लीजिए, टाइम टी कर लीजिए। और आपको पता है पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था Q अपॉन टी इज इक्वल टू दैट इज आई, सो पावर का फॉर्मूला निकल गया V क्रॉस आई, V क्रॉस आई। ओके, अच्छा, V इज इक्वल टू हम लोग ने क्या पढ़ा है, आई आर, सो पावर इज इक्वल टू V की जगह पे क्या लिखा, आई आर डॉट आई, सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी निकल के आ गया। सो दूसरा है कि यदि I इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया जाए V अपॉन आर, सो पावर इज इक्वल टू V की जगह पे V करिए, I की जगह पे V अपॉन आर करिए, सो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर, सो ये फॉर्मूला निकल गया है। तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया कितना, वर्क डन अपॉन टाइम, V क्रॉस I क्रॉस I स्क्वायर आर एंड V स्क्वायर बाय आर, ये हो गए हम लोग के टोटल पावर, टोटल क्या निकल के आ गया, पावर। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कॉमर्शियल यूनिट। क्या है कॉमर्शियल यूनिट, मतलब आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस है, आप जो भी चीज ऑपरेट करते हैं उसका बिजली बिल आप भरते हैं, सही बात है, बिजली बिल यदि भरते हैं तो उसका यूनिट कैसे मेजरमेंट होता है, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या है ये एनर्जी, तो इस एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, किलो वॉट आवर में, और 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। जैसे आपके घर में 7 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए जो भी हो, वो 1 यूनिट 2 यूनिट का बिल भरते हैं आप, ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर, कैसे आएगा, तो इसका मतलब है कि 1 किलो वॉट का यदि आपके घर में कुछ गैजेट्स है या कुछ भी चीजें हैं, अप्लायंसेस हैं, इसको 1 घंटे के लिए 1 आवर तक यदि ऑपरेट करते हैं तो आपके घर में 1 यूनिट बिल आता है, 1 यूनिट क्या आता है, बिल आता है। देखते हैं क्या है, तो देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू कितना कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये बताइए वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल, सो वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। सो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एनर्जी इज इक्वल टू पी क्रॉस टाइम, पी क्रॉस टाइम, एंड यहाँ पे पावर जो है उसको किस में लिखा जाएगा, वॉट को, और टाइम को जो यहाँ पे लिखा जाएगा किसमें, टाइम को जो यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या लेंगे, सेकंड में, क्या लिया जा सकता है, सेकंड में। अच्छा, इसके और यूनिट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यदि आपसे यूनिट पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं वॉट सेकंड, और दूसरा यूनिट ये भी हो सकता है, पावर को यदि आप लेना चाहते हैं तो किलो वॉट में लीजिए, और टाइम को किस में लीजिए, आर में, तो किलो वॉट आर। तो आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एनर्जी जो हमारे घर में आता है, क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स यूज होते हैं, उसका मेजरिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हायर यूनिट को लेते हैं, इसलिए यहाँ पर किलो वॉट आर लिया हमने, क्या लिया, किलो वॉट आर। सो एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू क्या निकल गया, पी क्रॉस टाइम, पी क्रॉस टाइम, ओके, पी क्रॉस टाइम। अच्छा, पावर इज इक्वल टू होता क्या है, वी क्रॉस आई, सो यहाँ पुट कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर की जगह पे क्या लिख दिया, वी क्रॉस आई क्रॉस टाइम, ठीक है, तो पी एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी आई टी, वी आई टी, वी आई टी, ओके, समझ रहा है। सो आई भी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, आई आर, सो एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे भी की जगह पे क्या लिखते हैं, आई आर
IR dot I dot time. So energy is equal to I into I, that is I square RT. Energy is equal to I square RT. Energy equal to I square RT. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके, सो I इज इक्वल टू, अगेन अब यहां से और चलते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R. I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R. सो एनर्जी इज इक्वल टू V की जगह पे V रख देते हैं, I की जगह पर V बाय R कर दिया और टाइम की जगह पर टाइम T कर दिया. सो एनर्जी का फॉर्मूला एक और निकल गया, V क्रॉस V, V इंटू V, दैट इज V स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर R डॉट टाइम. दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी. सो एनर्जी के अपने पास ढेर सारे फॉर्मूला हो गए, ढेर सारे फॉर्मूला हो गए. क्या क्या निकल के आ गया? सो एनर्जी इक्वल टू पी क्रॉस टी, एनर्जी इक्वल टू वी आई टी, ये हो गए. एनर्जी इक्वल टू पी क्रॉस टी, ओके. एनर्जी इक्वल टू वी आई टी, एनर्जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी, और एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है. सो इस किलो वॉट आर को यदि आपको कहता है कि जूल में कन्वर्ट करिए, जूल में कन्वर्ट करिए, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सो 1 किलो वॉट है, 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 1 किलो वॉट को वॉट में लाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000. 1 आर इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड? दैट इज 3600. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. सो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बोल सकते हैं, 6 जूल बोल सकते हैं, या फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बोल सकते हैं. ये रही पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की. मैं कोशिश किया कि हर वो एक टॉपिक को बता सकूं जो आपको समझ में अच्छे से आ जाए. ओके, बाकी यहाँ की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर.